मैंने इतिहास की सबसे बेकार एफ रैंक एबिलिटी जागृत की थी, रिफ्रेश। इससे मैं 1 मीटर के अंदर किसी भी नॉन लिविंग चीज को उसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस ला सकता था। सुनने में ठीक लगता है। 3 महीने बाद, जब दुनिया जॉम्बी अपोकैलिप्स में डूब चुकी थी, मेरी गर्लफ्रेंड ने आखिरी आधा पैकेट क्रैकर्स उठाया, एक दूसरे लड़के की कार में बैठ गई, बिना पीछे देखे। तुम्हारी एबिलिटी बेकार है। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो भूख से मर जाऊंगी। दरवाजा बंद हुआ, इंजन चालू हुआ और मैं अकेला रह गया। फिर अचानक एक पागल सा ख्याल आया, रिफ्रेश। अगले ही पल हवा में रिच ब्रेस्ड बीफ की खुशबू फैल गई। मेरी सांस रुक गई। फटे हुए पैकेज के अंदर साफ सुथरे नूडल्स और 3 सीजनिंग पैकेट्स रखे थे। मैं जम गया। तो मेरी एबिलिटी बेकार नहीं थी। हम सब गलत समझ रहे थे। ओरिजिनल स्टेट का मतलब ये नहीं था कि चीज 1 सेकंड पहले कैसी थी, बल्कि वो कैसी थी जब वो पहली बार बनी थी। फैक्ट्री फ्रेश। एक खाली नूडल कप दरअसल एक ब्रांड न्यू अनओपन्ड मील था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, डर से नहीं, बल्कि इस एहसास से कि अब मैं कभी भूखा नहीं मरूंगा। मेरा दिल डर से नहीं, शुद्ध एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। मैंने आसपास देखा, उजड़ा हुआ कन्वीनियंस स्टोर, फटे हुए स्नैक पैकेट्स, खाली बोतलें, सबके लिए ये कचरा था। लेकिन मेरे लिए ये एक खत्म न होने वाला खजाना था। मैंने तुरंत नूडल्स नहीं बनाए, क्योंकि अपोकलिप्स में खाने की खुशबू मौत को बुलाने जैसी होती है। मैं धीरे धीरे ऊपर स्टोरेज रूम में गया, दरवाजा बंद किया और भारी शेल्फ्स लगाकर उसे बैरिकेड कर दिया। पूरी तरह सेफ होने के बाद ही मैंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने खाली कप जमीन पर रखा और मन ही मन कहा, रिफ्रेश। मेरी आंखों के सामने कप हल्का सा कांपा और अगले ही पल एक ब्रांड न्यू नूडल कप बन गया। मैंने इसे बार बार दोहराया, एक्साइटमेंट को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए। 10 मिनट बाद मेरे सामने 60 इंस्टेंट नूडल्स का छोटा सा पहाड़ था। मेरी एबिलिटी का कूल डाउन सिर्फ 10 सेकंड था। मतलब मेरे लिए खाना प्रैक्टिकली अनलिमिटेड था। फिर मेरी नजर एक खाली पानी की बोतल पर गई, रिफ्रेश। तुरंत 500 मिलीलीटर प्यूरिफाइड वाटर की नई बोतल सामने आ गई। मैंने जमीन पर पड़े एम्प्टी फर्स्ट एड किट को देखा, रिफ्रेश। अगले ही पल एक बिल्कुल नया फर्स्ट एड किट मेरे हाथ में था। मेरी सांस तेज हो गई। खाना, पानी, दवाइयां, एपोक्लिप्स के सबसे कीमती रिसोर्सेज अब मेरे लिए कभी खत्म नहीं होने वाले थे। लियू रोयान, तुमने कहा था मेरी एबिलिटी बेकार है। बस इंतजार करो। एक दिन तुम खुद मेरे सामने घुटनों पर आओगी, मेरे बचे हुए टुकड़ों के लिए भीख मांगते हुए। अगले 3 दिन मैं उसी वेयरहाउस में बंद रहा। चारों तरफ पड़े एम्प्टी पैकेट्स मेरे रॉ मटेरियल्स बन गए। चिप्स, क्रैकर्स, चॉकलेट, हर चीज। मैंने उन्हें रिफ्रेश करके बड़े बड़े क्रेट्स में भर दिया। ड्रिंक्स और बॉटल्ड वाटर ने आधा कोना भर दिया। फिर मुझे सबसे जरूरी चीज मिली, एक खाली गैस कैनिस्टर और उसके साथ एक पोर्टेबल कैंपिंग स्टोव। अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं रह सकता था, मैं आराम से जी सकता था। मैंने सारे विंडोज बंद किए और पहली बार एक बर्तन में पानी उबालने रखा। मैंने 3 सीजनिंग पैकेट्स फाड़े और सावधानी से नूडल्स अंदर डाले। जैसे ही वो भूली हुई खुशबू मेरी सांसों में घुली, मैं खुद को रोक नहीं पाया। आंसू अपने आप निकल पड़े। मैं रोते हुए खा रहा था, जैसे हर कौर में जिंदगी वापस लौट रही हो। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद ये पहली बार था जब मैंने पेट भरकर, बिना डर के खाना खाया। खाना खत्म होते ही दिमाग साफ होने लगा। यहां छिपे रहना कोई हल नहीं था। ये कन्वीनियंस स्टोर कभी भी जॉम्बीज से भर सकता था या किसी और सर्वाइवर की नजर में आ सकता था। मुझे एक सुरक्षित ठिकाना चाहिए था, और सिर्फ खाना पानी काफी नहीं था, मुझे हथियार भी चाहिए थे। इस उजड़ी दुनिया में बिना ताकत के मैं सिर्फ एक आसान शिकार था। मैंने सारे सामान 2 बड़े हाइकिंग बैकपैक्स में भर लिए। फिर दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका। सड़क पर कुछ ज़ोंबीज़ इधर-उधर भटक रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और अपने रिफ्रेश्ड फ्रूट नाइफ को कसकर पकड़ा। अब वो बिल्कुल नया और तेज था। समय आ गया था। बाहर निकलना खतरनाक था, लेकिन मैं पीछे की गलियों के जाल का इस्तेमाल करके ज्यादातर ज़ोंबीज़ से बचता हुआ आगे बढ़ा। जहां सामना हुआ, वहां मैंने रिफ्रेश्ड कोक का भरा हुआ कैन पूरी ताकत से फेंका। जैसे ही वो लड़खड़ाते, मैं पास जाकर एक ही वार में खत्म कर देता। मेरा लक्ष्य था ब्लूबे रेसिडेंसेस, शहर के पश्चिम में एक अमीर इलाका, मजबूत सिक्योरिटी, ऊंची और मोटी दीवारें। कम से कम शुरुआत में तो वो टिक सकती थी। सबसे जरूरी बात, वही मेरा घर था। जब एपोकलिप्स शुरू हुआ, मैं स्कूल में था और उसके बाद से मेरे पेरेंट्स से कोई संपर्क नहीं हुआ। अब उन्हें ढूंढना ही मेरा एकमात्र मकसद था। लेकिन ब्लूबे तक पहुंचना मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। पूरा शहर ठहर चुका था। सड़कों पर छोड़ी हुई गाड़ियां जाम बनकर खड़ी थीं। हर मोड़ पर केओस था। रास्ते में मैंने बहुत कुछ देखा।
लोगों को सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर टूटते हुए। और तभी मुझे एहसास हुआ, इस निर्दयी दुनिया में लिऊ रुयान का धोखा शायद सबसे छोटी बात थी। असली डर अभी शुरू हुआ था। यहां इंसानियत पहले ही खत्म हो चुकी थी। तीसरे दिन की शाम तक मैं आखिरकार ब्लू बे के बाहरी इलाके में पहुंच गया। ऊंचे लोहे के गेट बंद थे और दीवारों पर गार्ड खड़े थे। जैसा सोचा था, यह जगह अब एक सर्वाइवल स्ट्रांगहोल्ड बन चुकी थी। मैंने दूर छिपकर काफी देर तक सब देखा। अंदर जाने के लिए उनकी जांच से गुजरना जरूरी था, इसीलिए मैंने अपना बैग तैयार किया। ज्यादातर सप्लाईज एक छिपे हुए सुअर में छुपा दिए और सिर्फ 2 पानी की बोतलें और एक क्रैकर्स का पैकेट अपने पास रखा, एक आम शरणार्थी की तरह दिखने के लिए। फिर मैं गेट की तरफ बढ़ा। रुको, कौन है वहां? ऊपर से एक तेज आवाज गूंजी। मैंने हाथ ऊपर उठाए और ऊपर देखा। चेहरा धूल और गंदगी से भरा था। मैं यहां का रहने वाला हूं, नामलिन फैन, बिल्डिंग 17। ऊपर खड़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, जैसे रेडियो पर वेरीफाई कर रहा हो। कुछ सेकंड बाद गेट हल्का सा खुला। एक आदमी बाहर आया, हाथ में स्टील पाइप, नजरों में शक। आईडी। मैंने जेब से तैयार किया हुआ आईडी निकाला और उसे दे दिया। उसने ध्यान से देखा, फिर मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। अकेले हो? बाकी सामान कहाँ है? मैंने नजरें झुका ली और आवाज में हल्का डर भरकर कहा, रास्ते में लूट लिया गया, बस यही बचा है। वो कुछ पल तक मुझे देखता रहा। शक अभी भी था, लेकिन मेरी हालत देखकर आखिरकार उसका गार्ड नीचे गिर गया। अंदर आओ, और नियम याद रखना, हर नए आने वाले को अपने सामान का आधा हिस्सा देना होगा। एक पल के लिए दिल बैठ गया, लेकिन मैं पहले से तैयार था। मैंने चुपचाप एक पानी की बोतल और आधा क्रैकर्स का पैकेट उसे दे दिया। उसने लिया। आंखों में हल्की तिरस्कार की झलक आई, लेकिन फिर उसने मुझे अंदर जाने दिया। अंदर का माहौल अभी भी भारी था, लेकिन कम से कम यहां व्यवस्था थी। लोग पेट्रोल कर रहे थे, कुछ डिफेंसेस मजबूत कर रहे थे। कम्युनिटी सेंटर में औरतें और बच्चे जमा थे। ये जगह अपोक्लिप्स के बीच एक छोटे से सुरक्षित टापू जैसी लग रही थी। रजिस्ट्रेशन पर बैठी एक बुजुर्ग औरत ने बताया कि अब यहां ब्रदर बाव का राज चलता है। पहले वो प्रॉपर्टी मैनेजर था, लेकिन अपोकलिप्स के बाद उसने अर्थ एलिमेंट पावर्स हासिल कर ली और गार्ड्स बनाकर सबको ऑर्गेनाइज कर दिया। यहाँ हर किसी को कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के हिसाब से डेली रेशन मिलता था और ज्यादा पाने के लिए पेट्रोल या लॉजिस्टिक्स टीम ज्वाइन करनी पड़ती थी। मैंने खराब सेहत का बहाना बनाकर किसी टीम में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी सिर्फ एक थी, मेरे माता पिता। घबराहट के साथ मैं अपने घर की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दिल डूब गया। सिक्योरिटी डोर टूटा हुआ था और अंदर सब बिखरा पड़ा था। मैं भागकर अंदर गया और जोर से पुकारा, माँ पापा। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। टेबल पर धूल की पतली परत जमी हुई थी और उसी पल मुझे समझ आ गया, मैं देर से पहुंचा हूं। टेबल पर जमी धूल बता रही थी कि कई दिन हो चुके थे। फर्श पर संघर्ष के निशान थे, लेकिन खून नहीं था। शायद यही एक छोटी सी राहत थी। मैं वहीं फर्श पर ढह गया। दिमाग में अजीब सी उलझन और डर छा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था, कहां ढूंढूं, कैसे ढूंढूं। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। वाह, लगता है एक बज गया। मैंने झटके से सिर उठाया। दरवाजे पर 2 आदमी खड़े थे। आगे वाला गंजा था, आंखों में साफ नफरत और लालच। मैं उसे पहचानता था। स्कॉर्पियन, ब्रदर बाव का छोटा सा गुर्गा। वो होंठ चाटते हुए मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई ताजा शिकार हूं। तुम्हारे घर वालों पर ब्रदर बाव के काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बकाया थे, इसीलिए उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अब ये जगह हमारी है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मेरे माता पिता के साथ क्या किया तुमने? वो हंसा। बस, निकाल दिया। अपोकलिप्स में बेकार लोगों के साथ यही होता है। फिर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। लेकिन तुम काम के लगते हो। अगर यहीं रहकर हमारे लिए छोटे मोटे काम करो, तो शायद हम तुम्हें जिंदा रहने दें। उस पल मुझे समझ आ गया, मैं कितना भोला था। मैंने सोचा था ये जगह सेफ हेवन है, लेकिन यह भी उसी जंगल का कानून था। जैसे ही वो मेरे करीब आए, मेरा हाथ धीरे से बैग के साइड पॉकेट की तरफ गया। अंदर फ्रूट नाइफ था, तेज, चमकता हुआ, खून के लिए तैयार। मैं लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी, रुको, एक ठंडी सख्त महिला आवाज दरवाजे से गूंजी। स्कॉर्पियन और उसके आदमी वहीं जम गए। उनकी हंसी एक पल में गायब हो गई और उसकी जगह आ गई चापलूसी भरी इज्जत। दरवाजे पर खड़ी थी एक औरत, काले कॉम्बैट गियर में, हाथ में टांगडाव, जिसकी धार पर अभी भी सूखा हुआ खून लगा था। उसके पीछे खड़े थे कुछ और लोग, उतने ही खतरनाक, उतने ही खामोश। मैं उसे पहचानता था। शेनलिंग, गार्ड की सबसे खतरनाक स्क्वाड ब्लेड की कप्तान। कहा जाता है उसने रेयर मेटल टाइप एबिलिटी जागृत की है और उसकी ताकत इस जगह के हर नियम को तोड़ सकती थी। उसकी ताकत समझ से परे थी। ब्रदर लेपर्ड का सबसे भरोसेमंद हथियार।
शेनलिंग ने स्कॉर्पियन की तरफ देखा तक नहीं, उसकी नजरें सीधे मुझ पर टिक गईं। क्या चल रहा है? मैंने तुरंत मौका पकड़ा। ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं। स्कॉर्पियन घबरा गया। कैप्टन शेन, इसकी बातों में मत आइए। इसके माता पिता पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बकाया थे। हम बस प्रॉपर्टी लेने आए हैं। शेनलिंग की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी ऑथोरिटी थी कि हवा तक रुक गई। प्रॉपर्टी लेने के लिए दो लोग चाहिए, और दरवाजा बंद करके। एक पल की खामोशी छाई। फिर उसने कहा, निकल जाओ, अभी। स्कॉर्पियन ऐसे भागा जैसे उसे माफी मिल गई हो। अपने आदमियों को घसीटते हुए बाहर निकल गया। खतरा टलते ही मेरा शरीर ढीला पड़ गया। मैं लगभग गिर ही गया था। शेनलिंग मुझे देखती रही। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। अब से उस भीड़ से दूर रहना। साफ था, वो ज्यादा उलझना नहीं चाहती थी। वो मुड़ी और जाने लगी। मैंने तुरंत आवाज दी, कैप्टन शेन, क्या आपको पता है मेरे माता पिता को कहां ले गए? उनका नाम लिन जियांगवो और वांग श्यूमेई है। वो कुछ पल के लिए रुकी, जैसे याद कर रही हो। फिर बोली, ब्रदर बाओ ने जिन लोगों के पास कोई पावर नहीं थी और जो बुजुर्ग या कमजोर थे, उन्हें नॉर्थ गेट के बाहर एक छोड़ी हुई फैक्ट्री में भेज दिया है। इसे वो नेचर पर छोड़ देना कहते हैं। मेरे दिल में कुछ टूट गया। मतलब साफ था, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एक छोड़ी हुई फैक्ट्री। न खाना, न सुरक्षा। ये मरने का इंतजार करने से अलग कैसे था? शेन लिंग के जाते ही मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। मुझे नॉर्थ गेट वाली फैक्ट्री तक पहुंचना था। मुझे अपने माता पिता को ढूंढना था। लेकिन उससे पहले मुझे ताकत चाहिए थी। मैंने बैग से एक चॉकलेट बार निकाली और जल्दी जल्दी खा ली, थोड़ी एनर्जी के लिए। तभी मेरी नजर उस स्टील पाइप पर पड़ी जो स्कॉर्पियन छोड़ गया था। जंग लगी हुई, थोड़ी मुड़ी हुई, बेकार लग रही थी। मैंने उस पर हाथ रखा। रिफ्रेश। अगले ही पल मेरे हाथ में एक बिल्कुल नई चमकती हुई स्टील पाइप थी। लेकिन यह काफी नहीं था। मैं सीधे किचन की तरफ भागा और पापा का पुराना आउटडोर सर्वाइवल किट ढूंढ निकाला। अंदर एक मल्टीपर्पज मिलिट्री शवेल, एक सर्वाइवल एक्स और एक डैगर था। तीनों वक्त के साथ कुंद हो चुके थे। मैंने एक एक करके तीनों को रिफ्रेश किया, और अगले ही पल मैंने तीनों हथियारों को रिफ्रेश किया और वे तुरंत रेजर शार्प हो गए। रात होते ही मैं पेट्रोल के शिफ्ट चेंज का फायदा उठाकर चुपचाप नॉर्थ गेट की तरफ निकल पड़ा। वहां का इलाका मेन एंट्रेंस से कहीं ज्यादा सुनसान था। सिर्फ दो गार्ड्स थे, उन्नींदे और लापरवाह। मैंने उन्हें अलर्ट नहीं किया, बल्कि सर्विलांस के ब्लाइंड स्पॉट को ढूंढा और फ्रेशली रिफ्रेश्ड रोप की मदद से 3 मीटर ऊंची दीवार आसानी से पार कर ली। दीवार के उस पार एक उजड़ा हुआ मैदान था और दूर एक फैक्ट्री खड़ी थी, जैसे कोई खामोश लोहे का दानव। हवा में सड़ांध की बदबू थी और अंधेरे में कभी कभी जॉम्बीज की गुर्राहट गूंज रही थी। मैंने पाइप को कसकर पकड़ा और झुककर तेजी से फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, जॉम्बीज की संख्या बढ़ती गई। मैं एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप गया। कम से कम 1 दर्जन जॉम्बीज फैक्ट्री के गेट पर जमा थे, किसी आवाज से खिंचे हुए, पागलों की तरह लोहे के दरवाजे को पीट रहे थे, और अंदर से हल्की चीखें और मदद की पुकार सुनाई दे रही थीं। मेरे माता पिता अंदर थे। दिल घबरा रहा था, लेकिन दिमाग ने चेतावनी दी। सीधे अंदर घुसना मौत को बुलाना था। मैंने आसपास नजर दौड़ाई और फैक्ट्री के साइड में ऊंची खिड़कियों की एक लाइन देखी। करीब 4 मीटर ऊपर, शायद वहीं से अंदर जाने का रास्ता था। फैसला होते ही मैं हरकत में आ गया। समझ गया, रेस्क्यू बिगिंस। मैंने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दूर खड़ी एक छोड़ी हुई कार पर फेंका। कांच टूटने की तेज आवाज गूंजी, और उम्मीद के मुताबिक गेट पर जमा ज़ॉम्बीज उसी तरफ मुड़ गए, लड़खड़ाते हुए आवाज की ओर बढ़ने लगे। मौका मिलते ही मैं तेजी से फैक्ट्री की दीवार तक भागा। बैग से रोप निकाली, जिसके एक सिरे पर क्लाइंबिंग पिक बंधा था, और पूरी ताकत से उसे ऊपर खिड़की की तरफ फेंका। पिक मजबूती से विंडो सिल में अटक गया। मैंने गहरी सांस ली और फुर्ती से रस्सी पर चढ़ गया। खुद को ऊपर खींचते हुए खिड़की के अंदर घुसा और रोल करते हुए फैक्ट्री के अंदर उतर गया। अंदर एक विशाल प्रोडक्शन फ्लोर था। जंग लगी मशीनें, बिखरे हुए पार्ट्स और टूटे हुए छत से आती चांदनी की हल्की किरणें। दूर से हल्की सिसकियां और बहस की आवाजें आ रही थीं। मैं सावधानी से उन आवाजों की तरफ बढ़ा। टूटी फूटी मशीनों के बीच बने एक कोने में मैंने उन्हें देखा। दर्जनों लोग, ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे। और फिर मेरी नजर उन पर पड़ी, मेरे माता पिता। मेरी आंखें तुरंत भर आईं। आवाज कांप गई और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरी आवाज सुनते ही सब चौंक गए। हर सिर मेरी तरफ मुड़ गया। मेरे माता पिता ने भी सिर उठाया, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरे शौक से सीधे खुशी में बदल गए। मेरी मां चीखते हुए मेरी तरफ भागी, और हम तीनों इस तबाह दुनिया के बीच
एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। उस पल सारी डर और चिंता जैसे बह गई, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिक सकी। ओए, कहां से आया तू? एक कर्कश आवाज ने उस पल को चीर दिया। एक आदमी आगे बढ़ा, चेहरे पर गहरा निशान। पीछे खड़े थे कुछ ताकतवर लड़के। साफ था, यहीं का लीडर वहीं था। उसकी नजर सीधे मेरे कंधे पर टंगे भरे हुए बैग पर टिक गई। लालच साफ दिख रहा था। हिम्मत है तेरे में, अकेले यहां तक पहुंच गया। बैग में क्या है? खोल, देखते हैं। मैं अपने माता पिता के सामने खड़ा हो गया, आंखों में ठंडापन लिए। ये मेरा है। वो हंसा, ठंडी और खतरनाक हंसी के साथ। तेरा? यहां कुछ भी किसी का नहीं होता, सब मेरा होता है। उसने अपनी मचेटी उठाई। धमकी साफ थी, बैग दे दे वरना। उसके आदमी धीरे धीरे मुझे घेरने लगे, शिकारी की तरह। और आसपास खड़े बुजुर्ग और कमजोर लोग चुपचाप ये सब देख रहे थे, जैसे उन्हें पहले ही पता हो अगला शिकार कौन है। आसपास खड़े लोग गुस्से से जल रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, बस बेबस होकर देख रहे थे। तभी मेरे पिता मुझे अपने पीछे खींचते हुए जबरदस्ती मुस्कुराए। बॉस, मेरा बेटा नादान है, उसके बैग में बस थोड़ा खाना है, आप सब ले लीजिए, बस उसे मत चोट पहुंचाइए। अब बहुत देर हो चुकी है। स्कार हंसा। अब मुझे सिर्फ उसका बैग नहीं चाहिए, उसकी जान भी चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, वो मुझ पर झपटा। मेरी आंखों में ठंडी चमक आई और पीछे हटने की बजाय मैं आगे बढ़ा। मेरी स्टील पाइप एक तेज एंगल में घूमी और सीधा उसकी कलाई पर जा लगी। क्रैक! हड्डी टूटने की आवाज गूंजी। उसकी कलाई अजीब तरीके से मुड़ गई और एक पल के लिए सब जम गए। किसी ने नहीं सोचा था कि यह दुबला पतला लड़का पलटकर हमला करेगा। दर्द से उसका चेहरा विकृत हो गया। तूने मुझे मारा? पकड़ो इसे, खत्म कर दो इसे। उसके गुंडे संभले और मुझ पर टूट पड़े। मैंने अपना बैग माता पिता की तरफ फेंका और पाइप उठाकर खड़ा हो गया। एक गुंडा लकड़ी का डंडा लेकर झपटा। मैं साइड में हटा और कलाई घुमाकर पाइप का दूसरा सिरा सीधा उसके नीचे दे मारा। वो चीखते हुए दोहरा हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। कोई भी वार बेकार नहीं गया, हर चोट सीधे कमजोर जगह पर थी। और जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा डरा रही थी, वो थी मेरी स्टैमिना, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दो लोगों को गिराने के बाद बाकी के गुंडों की आंखों में डर साफ दिखने लगा। बाकी गुंडे आगे बढ़ने से डर गए थे। स्कारफेस अपनी टूटी कलाई पकड़कर मुझे घूर रहा था, आंखों में शौक और गुस्सा दोनों। तू आखिर है कौन? क्या तू भी एबिलिटी यूजर है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे ठंडी नजरों से देखता रहा। इन महीनों में जो कुछ भी मैंने सहा था, वो सब उस पल एक जलती हुई आग में बदल गया। यहां से चले जाओ, वरना मर जाओ। मेरी बेरहमी ने सबको चुप कर दिया। स्कारफेस के चेहरे पर हिचकिचाहट साफ दिख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो किसी इतने खतरनाक इंसान से भिड़ जाएगा। लेकिन तभी फैक्ट्री का लोहे का गेट जोरदार धमाके के साथ हिल उठा। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। बाहर के ज़ॉम्बीज गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? ये अचानक इतने पागल क्यों हो गए? डर तेजी से फैलने लगा। स्कारफेस के पास अब सोचने का वक्त नहीं था। वो और उसके आदमी अपने शरीर और मलबे से गेट को संभालने लगे, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे। हर टक्कर के साथ गेट और ज्यादा मुड़ रहा था। लैच टूटने की कगार पर था। निराशा हर चेहरे पर साफ थी। मेरे माता पिता डर से कांप रहे थे, मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए। मैंने गेट की तरफ देखा। पुराना, जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा। और उसी पल मेरे दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। मैंने अपनी स्टील पाइप को कसकर पकड़ा और सबकी हैरान नजरों के बीच गेट की तरफ बढ़ गया। क्या कर रहा है तू? मर जाएगा! एक गुंडा चिल्लाया, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज किया। मैंने अपना हाथ सीधे उस ठंडे, जंग लगे लोहे पर रख दिया। और फिर रिफ्रेश। और फिर एक चमत्कार हुआ। वो टूटा फूटा, धंसा हुआ लोहे का गेट जैसे समय उल्टा बहने लगा हो, धीरे धीरे सीधा होने लगा। हर डेंट गायब होने लगा। टेढ़ा फ्रेम खुद को ठीक करने लगा। कुछ ही सेकंड में वहां एक बिल्कुल नया, चमकता हुआ स्टील का दरवाजा खड़ा था। बाहर से ज़ॉम्बीज पूरी ताकत से टकरा रहे थे, लेकिन अब सिर्फ भारी, बेअसर धमाके सुनाई दे रहे थे। दरवाजा अडिग था। पूरी वर्कशॉप में सन्नाटा छा गया। सब मुझे घूर रहे थे, हैरानी से, अविश्वास से। स्कारफेस का मुंह खुला रह गया। वो अपनी टूटी कलाई तक भूल गया। उसने कांपते हुए उंगली मेरी तरफ उठाई। तू, तेरी पावर रिपेयर है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ पीछे खींचा और उसे ठंडी नजरों से देखा। इस दुनिया में अब सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी,
ताकत, अभी अभी की मेरी बेरहमी और ये चमत्कारी ताकत, दोनों ने मिलकर स्कारफेस की हिम्मत पूरी तरह तोड़ दी थी। अब उसकी आंखों में लालच नहीं था, सिर्फ डर था, गहरा, अंदर तक चुभता हुआ डर। भ भैया, मुझे नहीं पता था आप कौन हैं। आप जैसे बड़े आदमी से पंगा ले लिया, माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने माता पिता के पास चला गया। मेरी मां मुझे देख रही थी, उसकी आंखों में गर्व था, डर था और एक अजीब सी अनजानियत भी, जैसे वो मुझे पहचान ही नहीं पा रही हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हल्की मुस्कान दी। मां, चिंता मत करो, मैं हूं ना। फिर मैंने अपने बैग से खाना निकाला, सेल्फ हीटिंग राइस मील, एक सॉसेज और पानी की बोतल, और उन्हें दे दिया। मां, पापा, पहले कुछ खा लो। खाने की खुशबू फैलते ही माहौल बदल गया। जो लोग पता नहीं कितने समय से भूखे थे, उनकी नजरें मेरे माता पिता के हाथों में पकड़े खाने पर टिक गईं। गले सूख रहे थे और आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, भूख। स्कारफेस और उसके लोग भी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। इस दुनिया में जहां खाना सोने से भी ज्यादा कीमती था, मेरा यूं कैजुअली इतना खाना निकालना गेट ठीक करने से भी ज्यादा शॉकिंग था। जब सब देख चुके, मैं मुड़ा। आज से ये जगह मैं चलाऊंगा। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर किसी ने साफ सुनी। स्कारफेस का चेहरा हिल गया और कुछ पल के बाद उसने सिर झुका लिया, हार मान ली। फैक्ट्री पर कब्जा करना मेरी उम्मीद से भी आसान था। ओवरवेलमिंग ताकत और एंडलेस सप्लाईज के सामने स्कारफेस की छोटी सी हुकूमत पल भर में ढह गई। लेकिन मैंने उन्हें भगाया नहीं, क्योंकि इस अपोकलिप्स में इंसान भी एक रिसोर्स हैं। मैंने सबको काम पर लगा दिया, कुछ गार्ड ड्यूटी पर, कुछ ज़ोंबी क्लीनअप पर। खाना और लॉजिस्टिक्स में संभालने लगा। हर दिन मैं खुद को एक कमरे में बंद कर लेता, दिखावे के लिए इन्वेंट्री चेक करता, लेकिन असल में मैं अपनी एबिलिटी का पूरा इस्तेमाल कर रहा था, लगातार खाना बनाते हुए। जल्द ही हालात बदलने लगे। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होने के बाद ताज़ा सप्लाईज के क्रेट्स एक के बाद एक सबके सामने आने लगे। अब हर नज़र में सिर्फ एक ही चीज थी, आश्चर्य। सबको लगा मेरे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है, जहां मैं बेहिसाब सामान स्टोर कर सकता हूं। खाना भरपूर था और एक सुरक्षित ठिकाना भी। धीरे धीरे लोग फिर से जीने लगे। मेरे कंट्रोल में वो उजड़ी हुई फैक्ट्री एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रांग होल्ड बन गई। मेरे माता पिता मेरे सबसे भरोसेमंद साथी बन गए। लोगों को मैनेज करना, सप्लाईज बांटना, उन्होंने फिर से अपनी इज्जत और आत्मविश्वास हासिल कर लिया, और हर दिन उनका हौसला बढ़ता गया। सब कुछ बेहतर हो रहा था, लेकिन एक चीज अब भी मेरे दिल में चुभ रही थी, ब्लू बे कम्युनिटी। वही जगह जहां उस प्रॉपर्टी मैनेजर बाओ ने मेरे माता पिता जैसे कमजोर लोगों को बाहर फेंक दिया था, मरने के लिए छोड़ दिया था। उस हिसाब को चुकाना बाकी था, और सिर्फ बदला ही नहीं, ब्लू बे की डिफेंसेस और रहने की हालत इस फैक्ट्री से कहीं बेहतर थी। मैं अपने माता पिता को और उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरा साथ दिया था, एक असली घर देना चाहता था। अब वक्त आ गया था वापस जाने का और बाओ से हिसाब बराबर करने का। मैंने फैक्ट्री में पड़े छोड़े हुए स्कूटर्स को अपनी एबिलिटी से रिस्टोर किया, और कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह चार्ज्ड, बिल्कुल नए जैसे हो गए। फिर मैंने दर्जनों प्रोटेक्टिव सूट्स, हेलमेट्स और स्टील टोड बूट्स तैयार किए। हथियारों के लिए सिर्फ पाइप्स और एक्सेस नहीं, मैंने लोगों से स्टील गलवाकर शार्प स्पीयर्स भी बनवाए। स्कारफेस और उसके खास लोग अब पूरी तरह मेरे वफादार थे। इस दुनिया में जहां खाना ही जिंदगी है, मैंने उन्हें जीने का कारण दिया था। मैंने 20 सबसे मजबूत लोगों को चुना, स्कारफेस समेत। चलने से पहले मैंने सबकी तरफ देखा। इस बार हम भीख मांगने नहीं जा रहे, हम लेने जा रहे हैं जो हमारा है। ब्लू बे, मजबूत दीवारें, सुरक्षित घर, वहीं हम अपना असली ठिकाना बनाएंगे। जो मेरे साथ है बैठ जाओ। कोई नहीं रुका, कोई नहीं डरा। अब वो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। कुछ ही पलों में 20 गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ा, सीधे ब्लू बे की तरफ। जब हम नॉर्थ गेट पर पहुंचे, दीवारों पर खड़े गार्ड्स हमें देखकर जम गए। स्कारफेस, तुम्हें तो निकाल दिया था, तुम वापस क्यों आए हो? लेकिन अब स्कारफेस, मेरा आदमी था। स्कारफेस सीधा खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, हम यहां भाई भाव से बात करने आए हैं। गार्ड हंस पड़ा। बात? तुम लोग? तभी मैं गाड़ी से उतरा, आगे बढ़ा और शांत आवाज में कहा, जाकर बाव से कहो लिन फैन वापस आ गया है। गार्ड मुझे नहीं जानता था, लेकिन मेरी मौजूदगी से समझ गया कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूं। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने रेडियो पर खबर दी। कुछ ही देर में नॉर्थ गेट खुल गया
और बाव खुद बाहर आया, अपने लोगों के साथ, और उसके साथ थी शेन लिंग, गार्ड स्क्वाड की सबसे खतरनाक कैप्टन। 40 साल का भारी भरकम आदमी, जिसकी आंखों में चालाकी और घमंड साफ दिख रहा था। जैसे ही उसकी नजर हम पर पड़ी, हमारे नए गियर और शार्प अपीयरेंस पर, उसकी आंखों में हैरानी चमकी और उसके पीछे छुपा लालच भी। वो हल्का सा मुस्कुराया। अरे छोटे भाई लिन फैन, काफी समय बाद मुलाकात हुई, कहां से इतना खजाना मिल गया? मैंने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा। बाओ, बात सीधी करते हैं। मैं अपने लोगों को ब्लू बे में लाना चाहता हूं। मेरी बात सुनकर बाओ जोर से हंस पड़ा। छोटे भाई, होश में हो? ब्लू बे मैंने बनाया है, तुम्हें अंदर क्यों आने दूं? मैंने उंगलियां चटकाईं। इसीलिए। मेरे पीछे स्कारफेस एक क्रेट लेकर आगे आया। जैसे ही उसने खोला, अंदर सील्ड कंप्रेस्ड बिस्किट्स का पूरा बॉक्स था। बाओ की हंसी वहीं थम गई। उसके पीछे खड़े गार्ड्स हैरान रह गए। मजबूत दीवारें होने के बावजूद ब्लू बे में सबसे बड़ी कमी खाना था। हर दिन बस थोड़ा सा ब्लैक ब्रेड मिलता था। इतना खाना कहां से लाए? बाओ ने पूछा। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं, बस ये बताओ, साथ काम करोगे या नहीं? उसकी आंखों में हलचल हुई। कैसा कोऑपरेशन? मैंने बिना रुके जवाब दिया। सीधा है, मेरे लोग अंदर आएंगे, हम खाना देंगे, तुम सिक्योरिटी संभालो और ये जगह हम मिलकर चलाएंगे। बाओ का चेहरा सख्त हो गया। तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो। मैं इस जगह का लीडर हूं, किसी अनजान लड़के के साथ बराबरी में पावर शेयर करूं? मैंने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, ये मेरे टर्म्स हैं, नहीं माने तो हम जबरदस्ती अंदर आएंगे। बाओ हंसा। जबरदस्ती? सिर्फ 20 लोगों के साथ? फिर उसने आवाज लगाई, शेन लिंग। उसके इशारे पर शेन लिंग और उसकी ब्लेड स्क्वाड एक साथ आगे बढ़े। हवा में अचानक मौत की ठंडक फैल गई। ब्लेड स्क्वाड ब्लू बे की सबसे खतरनाक ताकत। हर एक मेंबर एक बैटल हार्डेंड एबिलिटी यूजर था। मेरे लोग तुरंत सतर्क हो गए, लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मैंने शेन लिंग की तरफ देखा, वही औरत जिसने कभी मेरी मदद की थी। वो भी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और हल्की सी हैरानी थी। मैंने पूछा, कैप्टन शेन, क्या आपको भी लगता है कि हम अंदर नहीं जा सकते? कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने जवाब दिया, मिस्टर लिन, आप मजबूत हैं, लेकिन ब्लू बे में 200 गार्ड्स हैं। जबरदस्ती अंदर आना आपके लिए सही नहीं होगा। उसकी आवाज में चेतावनी थी, दुश्मनी नहीं। बाओ के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ गई। सुना तुमने? ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। फिर उसकी नजरें ठंडी हो गईं। अपना सारा खाना दे दो, तो शायद मैं तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को यहां रहने दूं, आम लोगों की तरह। और तुम्हारे लोग, उन्हें वापस भेज दो जहां से आए हैं। यही उसका जवाब था, मेरा सारा सामान छीन लो और मेरे लोगों को बाहर फेंक दो। काफी चालाक चाल थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अब बात करने को कुछ बचा ही नहीं था। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और उनके पीछे खड़ी सबसे ऊंची इमारत की तरफ इशारा किया। फिर शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, मुझे अंदर आने दो, वरना मैं उस बिल्डिंग को गायब कर दूंगा। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छाया और फिर जोरदार हंसी फूट पड़ी। बाओ इतना हंसा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। शेनलिंग, सुना तुमने? साल का सबसे बड़ा मजाक। लेकिन शेनलिंग नहीं हंसी। वो बस मुझे घूरती रही। उसकी आंखें पूरी तरह गंभीर थीं। उसे एहसास हो गया था, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने अपनी मुस्कान हटा दी और गिनती शुरू कर दी। बाओ के चेहरे की हंसी जम गई। बाकी सबकी हंसी भी धीरे धीरे खत्म हो गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। वो 30 मंजिला टावर, ब्लू बे की सबसे बड़ी इमारत, जहां ज्यादातर गार्ड्स के परिवार रहते थे। एक जैसे ही मैंने गिनती खत्म की, बाओ चिल्लाया, बस बहुत हुआ, इसे पकड़ो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपनी पावर एक्टिवेट कर दी, लेकिन इस बार मैंने अपनी पावर को उसकी सीमा से भी आगे धकेल दिया, पूरी ताकत के साथ। मैंने 100 मीटर दूर उस विशाल इमारत पर नजरें टिकाईं और मन ही मन कहा, रिफ्रेश। अगले ही पल जैसे पूरी दुनिया थम गई। सैकड़ों डरी हुई नजरों के सामने वो 30 मंजिला इमारत अचानक ग्लिच करने लगी, जैसे कोई खराब स्क्रीन बार बार फ्लिकर हो रही हो।
उसकी आकृति धुंधली होने लगी, टूटने लगी, और फिर सिर्फ 1 सेकंड में वो पूरी इमारत उसके अंदर की हर चीज के साथ हवा में गायब हो गई। पीछे बस खाली जमीन बची थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। हर चेहरा जम गया, शौक और उससे भी गहरा खौफ। बाओ के लोग टूट गए, हथियार गिराकर वो चीखते हुए भागने लगे, जैसे अपोकलिप्स से भाग रहे हों। खुद बाओ जमीन पर गिर पड़ा, चेहरा सफेद, होंठ कांपते हुए एक शब्द तक नहीं निकल पाया। उसकी 200 गार्ड्स की फौज एक पल में खत्म हो गई। शेन लिंग और उसकी ब्लेड स्क्वाड भागी नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर भी वही डर था। उसकी तलवार पकड़े हाथ हल्का कांप रहा था, और जब उसने मेरी तरफ देखा, उसकी नजर बदल चुकी थी। अब वो मुझे एक सर्वाइवर की तरह नहीं देख रही थी, बल्कि एक चलते फिरते भगवान की तरह। मैंने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और जमीन पर पड़े बांव के पास चला गया। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई राक्षस हूं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज किया, पीछे मुड़ा और अपने लोगों से कहा, शहर में दाखिल हो जाओ। तभी मेरी टीम जैसे होश में आई। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, अंधी भक्ति। उन्हें पता था मैं ताकतवर हूं, लेकिन इतना, एक पूरी इमारत मिटा देना, ये किस तरह की शक्ति थी? मेरे साथ चलते हुए अब उन्हें यकीन हो गया था कि इस अपोकलिप्स में उनका बचना तय है। हमारा काफिला ब्लू बे में दाखिल हुआ और हर कोई बस देखता रह गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई हमें रोकने की। शेन लिंग और उसकी ब्लेड स्क्वाड चुपचाप हमारे पीछे चल रहे थे, जैसे हमें एस्कॉर्ट कर रहे हों। उसी दिन ब्लू बे का मालिक बदल गया। अंदर बसने के बाद मैंने सबसे पहले हिसाब बराबर किया। बाव और उसके खास लोगों को बंद कर दिया। मैंने उन्हें मारा नहीं, बस उनकी ताकत छीन ली, क्योंकि अब मेरी एबिलिटी इवॉल्व हो चुकी थी। अब मैं सिर्फ चीज़ों को नहीं, इंसानों को भी रिफ्रेश कर सकता था। और स्वाभाविक ही था, अब मैं सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि उनके अंदर की ताकत को भी रिफ्रेश कर सकता था, उन्हें उस वक्त पर वापस ले जाकर जब उन्होंने अपनी पावर्स कभी पाई ही नहीं थीं। जैसे ही बाओ एक अर्थ टाइप यूजर से बदलकर एक बेबस मोटा आदमी बन गया, वो पूरी तरह टूट गया। जहां तक शेन लिंग और उसकी ब्लेड स्क्वाड का सवाल था, मैंने उन्हें खत्म नहीं किया, मैंने उन्हें अपने साथ मिला लिया। वो असली फाइटर्स थे, और इस अपोकैलिप्स में ऐसे लोग बहुत कम बचे थे जिनके अंदर अभी भी इंसानियत थी। शेन लिंग के सामने ही मैंने एक घिसी हुई टैंग ब्लेड को रिफ्रेश किया, और वो पल भर में नई जैसी चमकने लगी। फिर मैंने एक खत्म होने वाली एंटीबायोटिक्स की डिब्बी उठाई और उसे भी ब्रांड न्यू बना दिया। शेन लिंग सब कुछ देखती रही, और आखिरकार उसे समझ आ गया। मेरी एबिलिटी ना तो स्टोरेज थी ना रिपेयर, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे समझना नामुमकिन था, जैसे कुदरत का कोई नियम जिसे मैं अपने हाथों से लिख रहा था। एक ऐसी शक्ति जो खुद कुदरत के नियमों को छूती थी। शेन लिंग लंबे समय तक चुप खड़ी रही, और फिर आखिरकार उसने अपना सिर झुका दिया। ब्लेड स्क्वाड आज से आपके आदेश मानेगी। उस पल के बाद ब्लू बे सच में मेरा हो गया। मैंने नए नियम बनाए। अब फर्क नहीं पड़ता था कि किसी के पास पावर है या नहीं, जो काम करेगा उसे खाना मिलेगा। मेरी अनंत सप्लाईज के सामने लोगों का भरोसा जीतना मुश्किल नहीं था। साथ ही मैंने पूरे कम्युनिटी से हर उस इंसान को हटा दिया जो डर और ताकत के दम पर राज करता था। धीरे धीरे ब्लू बे बदल गया। एक उजड़ा हुआ किला अब एक जिंदा सुरक्षित दुनिया बन चुका था। और जब मेरे माता पिता मुझे देखते, उनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ गर्व था। मेरे माता पिता ने कभी नहीं पूछा कि मेरी एबिलिटी असल में क्या है। वो सिर्फ इतना जानते थे कि उनका बेटा बदल चुका है, और अब वो ऐसा इंसान बन गया है जिस पर पूरी दुनिया भरोसा कर सकती है। जब बेस पूरी तरह स्टेबल हो गया, तब मेरे दिमाग में एक और सवाल उठा, मेरी शक्ति की असली सीमा क्या है? मैंने नूडल्स रिफ्रेश किए थे, इमारतें मिटा दी थीं, तो क्या मैं इंसानों को भी रिफ्रेश कर सकता हूं? मुझे एक मौका मिल गया। एक गार्ड जिसे लड़ाई के दौरान ज़ॉम्बी ने खरोंच दिया था, और अब वो धीरे धीरे खुद ज़ॉम्बी बन रहा था। सबको यकीन था कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। मैंने सबको बाहर भेज दिया, दरवाज़ा बंद किया और अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया। धीरे धीरे एक सफ़ेद रोशनी उसे घेरने लगी। उसकी दर्द भरी चीखें कम होने लगीं। उसका बदलता हुआ शरीर वापस नॉर्मल होने लगा। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, उसका घाव गायब हो गया, और उसी पल मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने कर दिखाया था। मैंने उसे इन्फेक्शन से पहले की हालत में वापस ला दिया था। इसका मतलब ज़ॉम्बी वायरस अब मौत की सज़ा नहीं रहा। यह एहसास एक पूरी इमारत मिटाने से भी ज़्यादा खतरनाक था।
क्योंकि अगर मैं वायरस ठीक कर सकता हूँ तो मैं लोगों को बचा सकता हूँ, शायद इस अपोकैलिप्स को खत्म भी कर सकता हूँ। एक बड़ा प्लान चुपचाप मेरे दिमाग में बन रहा था, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ पुराने हिसाब चुकाने थे। मैंने शेन लिंग को बुलाया और पूछा, लिएहुओ नाम का कोई सर्वाइवर ग्रुप, कोई खबर? वही ग्रुप जहां था चेन यन, डी रैंक फ्लेम मैनिपुलेटर, और मेरी एक्स लियू रुयन। शेन लिंग ने तुरंत मैप खोला और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एक बड़े सुपरमार्केट की तरफ इशारा किया। इंटेल के मुताबिक उन्होंने इस जगह को कब्जा कर लिया है। ईस्ट का सबसे बड़ा फैक्शन है और उसका लीडर है चेन यान। मेरी आंखों में ठंडी चमक उभरी। कल हम अपने पड़ोसियों से मिलने चलते हैं। अगले दिन मैं सिर्फ शेन लिंग और ब्लेड स्क्वाड को साथ लेकर निकला। हम एक आर्मर्ड ऑफ रोडर में बैठे जिसे मैंने खुद अपग्रेड किया था और सीधे उस सुपरमार्केट की तरफ बढ़ गए। वो जगह अब एक किले में बदल चुकी थी। दीवारों पर आर्म्ड गार्ड्स खड़े थे। जैसे ही हम पहुंचे, सब अलर्ट हो गए। अपना नाम बताओ, शेन लिंग ने आगे झुककर आवाज लगाई। लनबे बेस से लिनफैन चेनियन से मिलने आया है। दीवार पर खड़े लोग मुझे नहीं जानते थे, लेकिन लैनबे बेस का नाम वो पहचानते थे। कुछ ही देर में मेन गेट खुला। एक आदमी लाल जैकेट में बाहर आया, उसके पीछे लियू रुयान। महीनों बाद वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी, शायद पहले से भी बेहतर। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो रुक गई और फिर उसके चेहरे पर घमंड और नफरत साफ दिखाई देने लगी। उसे लगा था मैं अभी भी वही कमजोर इंसान हूं। उसे क्या पता, वो जिस आदमी को छोड़कर गई थी वो अब वापस आ चुका था। अरे, ये तो लिनफान है। लियू रुयान हंसी, बाहर सरवाइव नहीं कर पाया, अब ब्लेज के पास भीख मांगने आया है। उसके लिए मैं अभी भी वही कमजोर इंसान था जिसे वो कभी छोड़कर चली गई थी। चेन यान ने भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, खासकर जब उसकी नजर मेरे पीछे खड़ी शेन लिंग और ब्लेड स्क्वाड पर पड़ी। एक पल के लिए उसकी आंखों में सावधानी आई, लेकिन फिर घमंड वापस आ गया। लानबे बेस, कभी नाम नहीं सुना। हम यहां मुफ्तखोरों को नहीं रखते। अगर जिंदा रहना है तो अपनी गाड़ी और सामान छोड़ो और निकल जाओ। उसकी आवाज में अहंकार साफ था, जैसे उसकी छोटी सी आग की ताकत उसे अजेय बना देती हो। लियू रुयान फिर बोली, सुनाना लिनफान, पुराने रिश्ते की वजह से बोल रही हूं, ज्यादा उड़ मत। तुम्हारी औकात नहीं है चेन यान के जूते साफ करने की। मैंने उसकी तरफ देखा और अचानक हंस पड़ा। लियू रुयान, याद है वो खाली इंस्टेंट नूडल कप जो तुमने मुझ पर फेंका था? वो एक पल के लिए रुक गई। कौन सा कप? मुझे कुछ याद नहीं, रास्ते से हटो। मेरी मुस्कान गायब हो गई, मेरी आंखें ठंडी हो गईं। तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मुझे सब याद है। आज मैं तुम्हें वही कप खिलाने आया हूं। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर लियू रुयान जोर से हंस पड़ी। तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे कब खिलाओगे? तुम्हारे पास है क्या? चेन यान ने बाहें बांध लीं, हल्की मुस्कान के साथ। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लड़के। चेन यान हंसा। लगता है तुम्हें सिखाना पड़ेगा। मौत क्या होती है? उसके बोलते ही उसके हाथ में एक जलता हुआ फायरबॉल बन गया, जिसकी गर्मी हवा तक को जला रही थी। ब्लेड स्क्वाड तुरंत डिफेंसिव स्टांस में आ गई, लेकिन मैं और शेन लिंग वहीं खड़े रहे, बिल्कुल शांत। मैंने उस आग के गोले को देखा और सिर हिलाया। बस इतना ही? कितना घटिया है। मैंने अपना हाथ उठाया और अगले ही पल उसका फायरबॉल ऐसे बुझ गया जैसे हवा में एक मोमबत्ती। एक हल्की सी फुस्सा की आवाज और सब खत्म। चेन यान की हंसी वहीं जम गई। वो अपनी खाली हथेली को घूरने लगा। क्या हुआ? मेरी आग कहां गई? उसने दोबारा कोशिश की, फिर से, लेकिन एक चिंगारी तक नहीं चली। उसकी डी रैंक फायरेबिलिटी गायब हो चुकी थी। त तुमने मेरे साथ क्या किया? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैंने नजरें घुमाईं और लियू रुयान पर टिकाईं, जो डर से जमी खड़ी थीं। अब समझ आया मुझे ये हक क्यों है। उसके होंठ कांपने लगे, चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने एक ताकत को गायब होते देखा था। डर ने उसकी आवाज छीन ली। फिर मैंने अपनी जेब से कुछ निकाला। मेरे हाथ में एक कुचला हुआ ब्रेस्ड बीफ इंस्टेंट नूडल कप था, वही कप जो उसने कभी मेरी तरफ फेंका था। मैंने उसे इतने समय तक संभाल कर रखा था। जैसे ही मैंने उसे रिफ्रेश किया,
वो पल भर में ब्रांड न्यू बन गया। मैंने पैकेजिंग फाड़ी, नूडल्स और सीजनिंग पैकेट्स बाहर फेंक दिए और सिर्फ खाली पेपर बाउल उसके सामने रख दिया। लियू रोयान उस कटोरे को ऐसे घूर रही थी जैसे उसने मौत देख ली हो। उसे समझ आ गया था मैं मजाक नहीं कर रहा। कांपते हाथों से उसने वो बोल उठाया और सबके सामने उसे खाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर आंसू और शर्म एक साथ बह रहे थे। चेन यान ये सब देख रहा था और उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसने किस इंसान को ललकार दिया है। उसके पैर जवाब दे गए और वो भी घुटनों पर गिर पड़ा। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मेरी नजर सिर्फ लियू रोयान पर थी जब तक उसने आखिरी टुकड़ा रैपर समेत निगल नहीं लिया। उस पल लीहो बेस खत्म हो चुका था। उनके लीडर की ताकत जा चुकी थी और मेरे नाम का डर उनके दिलों में उतर चुका था। बिना ज्यादा लड़ाई के उन्होंने सरेंडर कर दिया। मैंने दोनों बेसेस को मिला दिया और ब्लू बे बेस पूरब के पूरे शहर का सबसे ताकतवर सर्वाइवर फैक्शन बन गया। लियू रुयान का हिसाब चुकाने के बाद मैंने अपना पूरा ध्यान बेस को मजबूत करने और एबिलिटीज की सच्चाई समझने पर लगा दिया। क्योंकि अगर दुनिया को पता चल गया कि मैं जॉम्बी वायरस को क्योर कर सकता हूं तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। और जब तक मैं इतना ताकतवर न बन जाऊं कि खुद को बचा सकूं, ये राज राज ही रहेगा। मैंने एक सीक्रेट मेडिकल लैब बनवाई जिसे मेरे माता पिता चलाते थे, जहां उन लोगों का इलाज होता था जो अभी भी बचाए जा सकते थे। जिन्हें मैं ठीक करता वो सिर्फ जिंदा नहीं रहते थे, वो मेरे सबसे वफादार फॉलोअर बन जाते थे। धीरे धीरे मेरा असर फैलता गया, एक तूफान की तरह। इस दौरान मेरी मुलाकात कई सर्वाइवर फैक्शन से हुई। जो दोस्त बने उन्हें मैंने खाना और मदद दी, और जो दुश्मन बने उनके लिए मेरे पास कोई रहम नहीं था। धीरे धीरे लिन फैन नाम एक कहानी बन गया। कुछ लोग मुझे मुक्ति देने वाला देवदूत कहते थे और कुछ तबाही लाने वाला राक्षस। लेकिन एक सच्चाई कोई नहीं नकार सकता था, मैं इस अपोकलिप्स की दुनिया के शिखर पर खड़ा था। 5 साल बाद ब्लू बे बेस अब एक मेगा सिटी बन चुका था। 1 लाख लोगों का शहर, मजबूत दीवारें, अपनी खेती और वापस लौटा हुआ समाज। यहां लोग फिर से मुस्कुरा रहे थे और मैं इस शहर का क्रिएटर और प्रोटेक्टर अब शायद ही कभी लोगों के सामने आता था। मेरा ज्यादातर वक्त गुजरता था शहर की सबसे ऊंची इमारत के ऊपर, उस दुनिया को देखते हुए जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था। और मेरी पावर्स अब पहचान से परे हो चुकी थीं। अब मुझे छूने की भी जरूरत नहीं थी। मेरी नजर जहां पड़ती वहीं रिफ्रेश हो जाता, बंजर जमीन उपजाऊ बन जाती, जहरीला पानी शुद्ध हो जाता। मेरी ताकत एक सच्चे भगवान के करीब पहुंच चुकी थी। मेरे पीछे शेन लिंग खड़ी थी, अब होप सिटी की सुप्रीम कमांडर। उसकी आवाज गूंजी, माय लॉर्ड, पश्चिम से एक विशाल जॉम्बी होर्ड आ रहा है और उसके बीच एक एस क्लास म्यूटेटेड जॉम्बी। जो सोच सकता है एस क्लास जॉम्बीज अपोकैलिप्स की सबसे बड़ी तबाही, एक ही पूरे शहर को मिटाने के लिए काफी। शेन लिंग के शब्द खत्म हुए ही थे कि मेरी नजर दूर तक चीरती चली गई। वहां एक काली लहर थी, करोड़ों जॉम्बीज की, जो आसमान और सूरज को ढक रही थी। और उसके बीच हड्डियों के सिंहासन पर बैठा था एक एस क्लास जॉम्बी, एक सम्राट की तरह। उसे भी मेरा एहसास हो गया। उसकी खून जैसी लाल आंखें हवा के बीच मुझसे टकराईं। एक भयानक मानसिक दबाव सैकड़ों किलोमीटर पार करता हुआ सीधे मुझ पर गिरा। शेन लिंग कराह उठी, उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन मैंने बस हाथ हिलाया और वो दबाव धुएं की तरह गायब हो गया। तैयार? मैंने पूछा। शेनलिंग ने गहरी सांस ली। होप सिटी आखिरी सांस तक आपके साथ खड़ा है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, हम मरने नहीं जा रहे। मैं मुड़ा, पूरे शहर की तरफ देखा। ये अपोकलिप्स आज खत्म होगा। मैं अकेला शहर की दीवार पर चला गया। सामने वो समंदर था जॉम्बीज का, जो पूरी दुनिया को निगलने को तैयार था। शहर के अंदर 1 लाख लोग स्क्रीन पर मुझे देख रहे थे, डरे हुए लेकिन भरोसे से भरे। एस क्लास जॉम्बी दहाड़ा और पूरी सेना को हमला करने का आदेश दिया। मैंने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए, जैसे पूरी दुनिया को गले लगाने वाला हूं। सबको लगा अब कोई विनाशकारी हमला होगा, लेकिन वो गलत थे। मेरे चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ दया थी। मेरी ताकत कभी डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं थी, ये रीबर्थ के लिए थी। मैंने आंखें बंद कीं
और अपनी सारी शक्ति छोड़ दी। किसी एक जॉम्बी को टारगेट नहीं किया, किसी एक जगह को नहीं, पूरी टूटी हुई दुनिया को। समय जैसे रुक गया और फिर एक रोशनी फूटी, इतनी शांत, इतनी अनंत कि शब्द भी कम पड़ जाएं। वो रोशनी दुनिया में फैल गई। जहां जहां वो छुई, ज़ॉम्बीज रुक गए। उनका सड़ा हुआ शरीर ठीक होने लगा। उनकी धुंधली आंखें साफ हो गईं, खून की प्यास इंसानियत में बदल गई। सूखी धरती पर हरी घास उग आई, जहरीली हवा साफ हो गई और सालों बाद नीला आसमान वापस दिखा। हड्डियों के सिंहासन पर बैठा एस क्लास जॉम्बी डर से कांप रहा था। उसका शरीर भी बदलने लगा। वो रोकना चाहता था लेकिन नहीं रोक पाया, और आखिरकार वो भी इंसान बन गया, अपने ही हाथों को हैरानी से देखते हुए। पूरी दुनिया रिफ्रेश हो चुकी थी। हर संक्रमित इंसान वापस सामान्य, हर टूटी हुई चीज फिर से जिंदा, जैसे वो 5 साल का नाइटमेयर कभी था ही नहीं। होप सिटी में सन्नाटा छा गया। सब लोग स्क्रीन पर यह चमत्कार देख रहे थे। फिर एक इंसान रोया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक पूरा शहर गूंज उठा। खुशी के शोर से नई दुनिया हिल गई। सब मेरा नाम पुकार रहे थे। मैं शहर की दीवार पर खड़ा था, हल्की हवा को महसूस करता हुआ। मैं मुड़ा, शेन लिंग, मेरे माता पिता और हजारों मुस्कुराते चेहरे उम्मीद से भरे हुए। मैं मुस्कुराया, क्योंकि जैसे मेरे सामने रखे इंस्टेंट नूडल्स अनंत बार रिफ्रेश हो सकते हैं, वैसे ही मेरे पैरों के नीचे ये दुनिया भी।